बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि मुल्तान में PDM का जलसा जारी है, जिससे अब तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि इसकी मेज़बानी भी कर रहे हैं वो ख़ताब कर चुके हैं, मरियम नवाज़ साहबा ख़ताब कर चुकी हैं, आसिफा भुट्टो साहबा ख़ताब कर चुकी हैं और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ख़ताब कर रहे हैं। तो आइए पहले सुनते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं और उसके बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। तुमने बेरोजगारी मुसल्लत की, तुमने लोगों को बेघर किया, तुमने लोगों को खुदकुशियों पे मजबूर किया, तुमने लोगों के घर उछाड़े। आज आप कहते हैं हम जलसा नहीं करेंगे। अगर हम जलसा नहीं करेंगे तो गरीब की आवाज कौन बनेगा? अगर हम जलसा नहीं करेंगे तो भूखे की आवाज कौन बनेगा? अगर हम जलसा नहीं करेंगे तो मौलाना फजलुर रहमान भी PDM के जलसे से ख़ताब कर रहे थे। याद रहे कि आज पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी है और उस पर यह जलसा जो है रखा गया, जिसकी मेज़बानी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही है। तो इस हवाले से जिक्र करते हैं। सज्जाद तरीन साहब, आज का जलसा, इस हवाले से इससे पहले हम अपने गुज़िश्ता शोज़ में भी जिक्र कर चुके हैं कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ रहा, कोरोना की सूरत हाल पर क्या कुछ रहा, फिर कंटेनर्स रखे गए। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ IG पुलिस की जानिब से अहकाम जारी हुए कि कंटेनर्स हटा दिए जाएँ और उसके बाद आवाम जो है वो आज सामने भी आ गई और आज ये जलसा जहाँ होना था उस जगह पर नहीं हो रहा। किला कुना कासिम बाग आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये घंटा घर चौक में हो रहा है। तो क्या आप ये समझते हैं ये प्लान B के तहत हुआ, ये पहले से पॉलिसी थी? नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं नकी साहब के ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान जो हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त वो जो चाहते हैं उनके लिए वो कहते हैं ठीक है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर उनके लिए कोई जलसा, कोई जुलूस, कुछ करना वो मुश्किल हो जाता है। कोई मुखालफ अगर जलसा करे तो उनको अच्छा नहीं लगते, कोई वो उन पर तनकीद करे तो उनको अच्छे नहीं लगते। आपको याद होगा कि खान साहब यहाँ मतलब कितने दिन तक खड़े रहे और रोज़ शाम को एक भाषण देते थे और क्या कुछ नहीं कहते थे, बिल भी जलाए और सिविल नाफरमानी की तारीख भी। अपोजिशन तो अभी उधर नहीं गई। अब जो अपोजिशन है वो अपोजिशन सिर्फ़ और सिर्फ जो हुकूमत की मुआशी पॉलिसी हैं उन पर तनकीद कर रही है। आज अभी आपने देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान भी मुआशी तनकीद पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे थे। जब आप उनका खिताब सुन रहे थे तो आपने खुद ही मेंशन किया कि देखें जी आज तो मौलाना मुआशी सूरत हाल पे आ गए। ये जो जलसा है ये बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी क्योंकि 53 साल की हो गई है। 53 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये अपनी पार्टी की बुनियाद रखी थी डॉक्टर मुबशर हसन के घर पर, और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का एक मंशूर दिया, एक मुतबादला प्रोग्राम दिया और अयूब खान की जो इक़्तिदार था उसको पाश पाश कर दिया अपने मुतबादल प्रोग्राम की वजह से। ठीक है, आज उस प्रोग्राम का आपने देखा होगा कि चौधरी मंजूर साहब ने भी जिक्र किया उन 4 नकात का। मंशूर तो आप पार्टी का बदल सकते हैं, लेकिन आप पार्टी के जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो यौम तासीस पर, जो पहले यौम तासीस पर पार्टी के जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे उसके आप तब्दील नहीं कर सकते। और उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो एक
तबकात से पाक मुआशरा पार्टी जो है वो बनाएगी। हमारे यहाँ तबकाती मुआशरा है, आप देखें एक तरफ लोग अरबपति हैं, दूसरे लोग गरीब आदमी हैं, और ये इस तबकाती मुआशरे को ख़त्म करने के लिए भुट्टो साहब ने सोशलिज़म का नारा दिया और उस पर लोग आए। हमारे बहुत सारे दानिश्वर और बहुत सारे हमारे जो राइट के एंकर्स हैं वो सोशलिज़म का नाम आते ही उनको आग भगोला वो हो जाते हैं और मालूम नहीं क्या क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो और क्या क्या मतलब उस पर तनकीद करते हैं। आज मेरी यौम तसीस के हवाले से पीपल्स पार्टी के एक बानी रहनुमा से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा, ये बात मुझे मुस्तफ़ा खार ने अपने एक इंटरव्यू में भी कही थी। उन्होंने कहा कि जब हम आधा मुल्क टूट गया और भुट्टो साहब आ गया, मुल्क टेक ओवर किया, तो उस वक्त जो गुल हसन थे, जनरल गुल हसन और 3 और जर्नलों ने मिलकर उनको ब्रीफिंग दी और उनको बताया कि अगर पड़ोसी हम पे बकिया पाकिस्तान पे हमला कर दे तो हम 6 दिन से ज़्यादा नहीं लड़ सकते। फिर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बड़ी लंबी डिटेल है, उस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे, उसने इस मुल्क को एटम बम दिया और एटमी ताकत बनाया। उसका भुट्टो साहब को जो हमने फिर बदला दिया, फिर उनको फांसी लगा दी गई, उनके ख़ानदान के साथ जो कुछ हुआ। अब हम आते हैं पीडीएम पे। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे बड़ी जमात है जो इतने अरसे से चल रही है। मुस्लिम लीग का आपने देख लें कि क्या हशर नशर हो गया। अभी पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है जो चल रही है 50 बड़ी जमात में अरसे के हवाले से बात कर रहा हूँ कि 53 साल बहुत बड़ा निफ्स सदी का है, ये 2-4 दिन की बात नहीं है। तो ये इतने साल तक इसका रहना और अपने भुट्टो साहब के मंशूर पे खड़े रहना, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं हम पीडीएम पे। देखें, पीडीएम ने जब जलसे का ऐलान किया, बुनियादी तौर पर ये पीपल्स पार्टी का यौम तसीस था। वो यौम तसीस का प्रोग्राम कभी लाहौर करते हैं, कभी कराची करते हैं। इस दफ़ा मुल्तान में उन्होंने कहा जी हम जलसा अरेंज करेंगे और पीडीएम भी खिताब करे। हुकूमत ने अपनी नाहलियों की वजह से और अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से पिछले 3 दिन से मीडिया में पीडीएम को रखा हुआ था। आप देखें कि पीडीएम का जलसा हो गया, क्या बातें, ये बातें उन्होंने करनी थी ना। अगर वो वहाँ जलसा हो जाता जहाँ जो मुतलका जगह थी, जो किला कोना कासिम बाग था, अगर वहाँ हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ना था, यही लोग होने थे ना। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वहाँ नहीं किया, कंटेनर खड़े कर दिए गए और 3 दिन तक आप देखें मीडिया में मरकज़ी हैसियत रही पीडीएम को। ये होता है हुकूमत की नाकाम पॉलिसियाँ और हुकूमत के गलत फैसले। फिर लास्ट टाइम पर कह दिया गया जी कंटेनर हटा दिए जाएँ और जलसा करने दिया जाए। यही जलसा अगर वो पुरअमन तरीके से वहाँ करने दिया जाता, वो उसी ग्राउंड में करते जिस ग्राउंड का उन्होंने कहा था, तो कुछ भी नहीं होना था। लेकिन मैं ये समझता हूँ, दूसरी बात, एक तो ये बहुत कामयाब गया है जलसा इस हवाले से जो हुकूमत ने इकदाम किए के बावजूद ये कामयाब गया है जलसा। और ये क्यों कामयाब गया, इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो हुकूमत है उसने जो फैसले किए हैं वो गलत किए हैं, उस वजह से कामयाब गया। एक इस जलसे को, पीडीएम के जितने जलसे हो रहे हैं, आपको याद होगा मैंने पहले प्रोग्राम में ये कहा था जब ये पीडीएम बना था जी, तो मैंने कहा था कि ये जलसे हुकूमती पॉलिसियों की वजह से कामयाब हो गए, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से। ठीक है, ये 3 अहम पहलू हैं इसके। लेकिन आज के जो मामला और जो गुफ्तगू हुई इसका भी जिक्र करते हैं। नाज़रीन, जब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीएम का जलसा है मुल्तान में जो इस वक्त जारी और सारी है। बुनियादी तौर पर यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की वजह से जलसा है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान जनाब एजाज तरीन साहब, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। एजाज तरीन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फिर आपसे हम जानना चाहेंगे कि पीटीएम का जलसा जारी है, इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या कहा जा रहा है, क्या ये एक कामयाब जलसा करार दिया जा रहा है? आज जो है का मौसम 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 है खासा जो रहना भुट्टो उसी के जरिए हमारा राब्ता मुनक़ता हो रहा है बार बार, चूँकि सिग्नल्स का इशू है। तरीन साहब, आप जानते हैं वहाँ पे जैमर्स लगे हुए हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं। जी जी एजाज तरीन साहब, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। एजाज तरीन साहब हमें आगाह कर रहे थे, ब्यूरो चीफ मुल्तान। ठीक है, ठीक है। एजाज तरीन साहब हमें बता रहे थे। एजाज तरीन साहब, क्या आप समझते हैं, आप जैसे गुफ्तगू कर रहे थे आज के जलसे के हवाले से, सबसे पहले जो गिलानी साहब ने कहा कि हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं
कि कंटेनर्स का उन्होंने वादा किया था कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उन्होंने कंटेनर्स ज़रूर प्रोवाइड कर दिए। आज बड़े तंज़िया अंदाज में गुफ्तगू की है उन्होंने। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी को मैं बहुत ज़माने से जानता हूं और आप भी यकीनन उनको जानते हैं। वो बहुत धीमी तबीयत के आदमी हैं, बहुत धीमी बात करते हैं और मुखालफिन पर भी जब तनकीद करते हैं तो उन्होंने कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं किया कि किसी को परेशान किया हो, किसी को दुख दिया हो या किसी के लिए कोई मसाइल पैदा किए हों। तो ये कैसे हो सकता है मुल्तानी हो और धीमी तबीयत का ना हो? और आज जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं की, लेकिन आज उन्होंने ये तंजन ये बात की है। ये वो हुकूमत जिसने ये कहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आप वो स्पीच देखें कि अगर इतने लोग ये जमा कर लें तो मैं ख़ुद हुकूमत छोड़ के चला जाऊँ। ये इतने लोग अगर मुझे कहें कि जी आप चले जाओ तो मैं चले जाऊँ। आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जितने जलसे किए हैं उनके आप सारे जलसे भी देख लें और इनका सिर्फ गुजरांवाला वाला जलसा देख लें, कराची वाला देख लें, पेशावर वाला देख लें, अभी मुल्तान वाला देख लें। अगर इनके जलसे नहीं हैं, अवाम इनके पास नहीं आती, अवाम इनकी बात नहीं सुनती, तो फिर कंटेनर लगाने की क्या ज़रूरत है? सही। देखें, कंटेनर लगाकर मैं समझता हूँ हुकूमत ने इनकी तारीख में जान डाल दी है और अपोजिशन जो है अब और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगी। इस पे भी गिलानी साहब ने कहा ना, हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा जलसा और कामयाब बना दिया और ताकत बख्श दी हमारे। जी, ये एक दिन का प्रोग्राम था और पिछले 3 दिन से ये चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर लोग क्यों आते हैं। देखिए जी, लोग इस वजह से आ रहे हैं नकी साहब, मुल्क में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है। हमारे बहुत सारे जो दाएं बाजू के दानिशवर और एंकर हजरात हैं वो बैठ के शाम को बहुत तनकीद करेंगे, कोरोना का बहाना बना के करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन कोई आदमी ये बता सकता है कि चीनी जो है वो 120 रुपये किलो हो गई है? कोई आदमी ये बता सकता है कि अंडों का रेट कितना चला गया है? कोई आदमी ये बता सकता है कि आटा इतना महंगा हो गया? इसका कौन जिम्मेदार है? ये हमारे जो शाम को दानिशवर जो हैं, ये दाएं बाजू के दानिशवर जो हैं, ये रात को अपने ठेठर लगा के बैठ जाते हैं और ये कहते हैं जी हुकूमत ये ठीक कर रही है। मैं कल भी एक को सुन रहा था, वो मतलब इस तरह की बातें कर रहा था। भाई, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, ये वो 3 इशू हैं जिनकी वजह से अवाम अपोजिशन के जलसों में जा रही है। आप उनको चोर कहें, आप उनको डाकू कहें, आप उनको जो मर्जिया कहें, लेकिन उस दौर में चीनी 50 रुपये थी, 55 रुपये थी। ये तो सब लोगों को पता है। बिल्कुल सही। मुआशी इस हुकूमत ने अपनी कोई मुआशी पॉलिसियाँ नहीं दी। इस हुकूमत ने जो कुछ कहा था वो सारा कुछ आप देख लें। आप पहले दिन से लेके आज तक इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि खुदकशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। फिर गए IMF के पास, और जब IMF के पास गए उस दौरान ताख़ीर हो गई और फिर मुल्क की मुआशी हालत आप देख लें। आप ये देखें कि चीनी स्कैंडल में लोगों ने कितने पैसे कमाए हैं, आटा स्कैंडल में कितने पैसे कमाए। किसी एक को लटकाया गया, पकड़ा गया, किसी एक को, अपोजिशन के लोगों को तो उठा लिया जाता है। यानी एहतसाब का जो बयानिया है, मैं ये कहता हूँ कि ये जो हुकूमत जलसे कामयाब करा रही है, ये हुकूमत की जो पॉलिसी हैं ये नाकस पॉलिसी हैं। इसकी वजह से अवाम जो है इनके जलसों में जा रहे हैं। और अगर देखें जी, जिस मुल्क में अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ये लोग ना निकलते, अवाम खुद निकल आती, तो जो अवाम लीडरलेस निकलती है वो उससे इतने ज़्यादा मुल्क में मसाइल पैदा हो जाते हैं जिसको बयान नहीं किए जा सकते। खौफनाक नताइज होते हैं, खौफनाक नताइज हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग आए हैं, बाहर निकले हैं, और अवाम जो है वो देखें, हर आदमी जो है वो परेशान है, हर आदमी परेशान है। पाकिस्तान में गुर्बत पहले ज़्यादा थी, मुआशी हालत पहले अच्छी नहीं थी, इनकी पॉलिसियों जो की वजह से और सूरत हाल ख़राब हो गई, ऊपर से कोरोना आ गया, ठीक है। और उस कोरोना ने जो तबाही मचाई है गुर्बत में और बेरोजगारी में और लोगों के मसाइल में, उसको हल करने के लिए नकी साहब इस हुकूमत ने क्या प्लान दिया है? अगर यही बात तो वो कर रहे हैं। अगर साबका हुक्मरान चोर थे, डाकू थे, तो वजीर खजाना तो उनका रखा हुआ है आपने। आधे से ज्यादा PTI में पीपल्स पार्टी भरी हुई है। ये सारे लोग जो आसफ अली जरदारी के साथ नहीं थे, बिल्कुल सारे लोग आसफ अली जरदारी साहब के साथ थे। जो पंजाब में अब मोहतरमा गई हैं फिरदौस आयशा कमान की, पीपल्स पार्टी की इतलात की वजीर नहीं थी। बिल्कुल यकीनन सारे लोग रखे हुए हैं, उनको आप साथ लेके चल रहे हैं। फिर आप कहते हैं मैं चौधरी परवेज इलाही के बारे में खुद का, मरियम नवाज ने जिक्र किया कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको आपने स्पीकर बनाया हुआ है, उनके आप घर चले गए हैं। तो ये इस तरह नहीं होता। पॉलिटिक्स में और क्रिकेट में बहुत फर्क है। लेकिन मरियम साहबा ने यह कहा कि आप उनको डाकू कहते रहे हैं। जी वही, जैसे हमें कह रहे हैं आप परवेज इलाही साहब को, आप चौधरी साहबान को डाकू कहते रहे हैं, और जब आप पर मुश्किल वक्त आया है तो आप जाकर उनके पांव में बैठ गए। तो ये मतलब जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अब बात यह है कि सियासी तौर पर हुआ भी तो ऐसा ही है ना तरीन साहब। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। कोई आदमी ये कहे कि जी सियासत में कोई रहम और दिल, इसमें नहीं होता। आपके लोग जो हैं वो आपको छोड़ जाते हैं आपकी पॉलिसियों की वजह से। अभी ये सारे लोग जो इनके साथ जमा हैं,
आप यकीन माने, आप मुझे बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में कौन सी दूध और शहद की नहरें हैं? अगर यहाँ मुश्किलात हैं, वहाँ भी मुश्किलात हैं, लेकिन वहाँ भी पीटीआई जीत गई है। बेशक पीटीआई को आप अगले इलेक्शन में भी जितवा दें, लेकिन अवाम के अगर मसाइल हल नहीं होंगे, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई होगी, तो आज जो जलसे लाखों में हो रहे हैं, ये इसकी तादाद बढ़ जाएगी, लोग और ज़्यादा आ जाएंगे। देखें, लोग इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। आप यकीन करें, आप जिस आदमी से मिलें, किसी सब्ज़ी वाले से मिलें, आप किसी दुकानदार से मिलें, किसी मेहनत कश से मिलें, किसी मज़दूर से मिलें, वो लोग परेशान हैं। और बदकिस्मती क्या है कि अपोजिशन के ये जो पीडीएम है, इनके पास भी कोई मुतबादल प्रोग्राम नहीं है। इनकी जानिब से आज आपने देखा मोहतरमा मरियम नवाज ने बहुत लंबी तकरीर की, आपने सुनी होगी, बिल्कुल सही, लेकिन उन्होंने सारे अपने ख़ानदान के गम, अपने ये सवाल मैं कहने लगा था, बड़ी अच्छी, बिल्कुल सही बात, फैमिली के दुख बयान किए। सियासी तौर पर अवाम को इन दुखों और गमों का आपकी ज़ात से नहीं, आप पॉलिसी बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसी हैं, इसका मुतबादल क्या होगा आपके पास, आप मुतबादल बताएं। वो तो वही कहते हैं ना, मरियम साहबा तो ये कहती है उनका मुतबादल तो मियाँ साहब हैं, मियाँ साहब आएंगे तो ज़ाहिर है खुशहाली लाएंगे। तो ये तो उनका नारा है ना, वो कोई सियासी जलसा ऐसा या इलेक्टोरल कैंपेन तो है नहीं। जो कुछ मौजूदा हुकूमत कर रही है उसमें तो तनकीद होगी। आज आपने चौधरी मंसूर को सुना ना जी, उन्होंने पीपल्स पार्टी के बुनियादी 4 नकात जो भुट्टो साहब के थे वो दिया, और उन्होंने सोशलिज्म का नाम लिया। सोशलिज्म मुतबादल मुआशी प्रोग्राम था, जिसमें फैक्ट्री नेशनलाइज हुई, कौमी तहवील में ली गई, लोगों का इलाज फ्री हुआ, तालीम फ्री हुई, उस अवाम के प्रेशर में। अब इससे रिलेटेड एक बड़ा अहम सवाल है, मैं वो सवाल बिल्कुल आपसे करूंगा, और मैं बल्कि वो पहले भी ये सवाल नहीं रखता, ब्रेक के बाद ही आपके सामने रखूंगा। आपने मईशत की बात की, दाएं बाजू की भी बात की, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने भी आज गुफ्तगू की है, वो सीधे ही मईशत पे आए हैं। तो फिर उस हवाले से आप क्या समझते हैं और क्या कहते हैं? नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जिक्र कर रहे हैं आज के मुल्तान में होने वाले पीडीएम के पावर शो का। सजाद तरीन साहब, ये मामला तो अपनी जगह पे है, लेकिन आज जो गुफ्तगू हुई स्टेज पर, जाहिर है वो मईशत की बात करी थी। आप ये जिक्र कर रहे थे कि मईशत का कोई प्लान नहीं दिया अपोजिशन जमातों ने भी, हुकूमत की तो कोई पॉलिसी नहीं है, लोग उनके रिएक्शन में सामने आए हैं, मगर अपोजिशन के पास भी कोई प्लान नहीं है। ये जो मौलाना साहब अभी जिक्र कर रहे थे और आप ये कह रहे थे कि सोशलिज्म का नारा लगाया, अब भी कुछ राइट के लोग बैठ कर तो उस पर तनकीद करते हैं, मौलाना साहब तो उनके साथ खड़े हैं और वो एक राइट का बड़ा इश्तिहार है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, मौलाना फजलुर रहमान की जो पीपल्स पार्टी के साथ एक ताल्लुक़ और राब्ता है वो आज का नहीं है। वो ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़ जब MRD बनी थी, और MRD के ज़माने से वो साथ में हैं। वो MRD के ज़माने में भी पीपल्स पार्टी के साथ थे, उस वक्त भी उनकी यही पॉलिसियाँ थी। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी थे वो, जब वो पावर में, इक़्तिदार में। तो मौलाना बहुत अरसे से थे। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे साथी एंकर हजरात ये करते हैं ना तनकीद, वो मुतबादल फिर पॉलिसी तो बताएं ना, हमें कोई मुतबादल ऐसे बताया जाए जिसमें ये जो पाकिस्तान में एक तबकाती निज़ाम कायम हो गया है, और इसमें अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो करोड़ों नौकरियाँ, 1 करोड़ नौकरी थी, 50 लाख घर। आपको कहीं ज़मीन पर वो नज़र आते हैं? नहीं, उस पर तो यकीनी तौर पर उसी का तो नतीजा जो है। फिर उसके बाद कुछ नहीं है। चीनी का जो यहाँ स्कैंडल हुआ, उसमें जो लोग मुलव्वस हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आपको नज़र आती है, सिवाय कि जी वो कमीशन बन गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। उसके बाद जो पेशावर मेट्रो है उसमें जो करप्शन हुई उसका कोई हुआ, बिलियन ट्रीज़ जो हुए उस पर कुछ हुआ? अगर देखें, बात यह है कि आप एक तरफ अपोजिशन को दीवार से लगाते जाएंगे और दूसरी तरफ अपनी मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं करेंगे, तो उसका नतीजे यही निकलेंगे जो आज मुल्तान में हुआ है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जैसे वज़ीर आज़म ने 12 इसका भी जिक्र किया है कि हम तो ये 2-2.5 साल उसमें कोरोना भी आया और जो सूरत हाल रही है, हम बेसिक्स देख रहे थे। अब परफॉर्मेंस के दिन है हमारे, अगले 2.5 साल हम परफॉर्मेंस भी देंगे और आपको आउटपुट भी देंगे। अगर ये सूरत हाल बदल गई सजाद तरीन साहब, अल्लाह करे बदल जाए, हमारी ये दुआ भी है, और ये परफॉर्मेंस दे जाते हैं, अगर इनका कोई प्लान सामने आ जाता है, तो फिर आप क्या समझते हैं अपोजिशन के जलसे अगर फिर होते हैं वो फ्लॉप हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, जो हुकूमत अपने 2.5 साल दौर में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी, कोई मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं कर सकती, क्या आप नकी साहब, आप बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, आप हफीज़ शेख से ये तवक्को रखते हैं कि वो गरीब आदमी की कोई सूरत हाल बेहतर बनाने का प्रोग्राम देगा? साहब भी रखते थे ना। देखें, मैं अर्ज़ करूँ ना कि फिर पीपल्स पार्टी का अंजाम आपने देखा है ना। सही। तो मेरा तो यही है ना कि जो आप देखें, मैं तो शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि ये IMF का एक फ्रेमवर्क है, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ काम करती हैं,
कोई पॉलिटिकल पार्टी उस फ्रेमवर्क से बाहर नहीं होती। हफीज़ शेख साहब उनके साथ भी थे, हफीज़ शेख साहब इनमें थे, बाकर रज़ा साहब जब आए थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि मिस्र में जो कुछ करके आए हैं, मिस्र में लोगों को सड़कों पे आना पड़ा इनके खिलाफ। तो ये जो कुछ करके आए हैं, इनको ये पता नहीं है कि लोगों की मुश्किलात क्या हैं, लोगों की मजबूरियाँ क्या हैं। लोग, आप इस मुल्क में इलाज कितना महंगा हो गया है, दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं। ये सारी चीज़ें बेहतर करना, इनको कंट्रोल करना हुकूमत का काम है जी। हुकूमत ये नहीं कर रही। जब हुकूमत ये नहीं कर रही तो गरीब आदमी, मेहनत काश आदमी, यहाँ का मजदूर जो है, उसके पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि वो सिवाय सड़कों पे आके एहतजाज करे? नहीं, वो तो कर रहे हैं। मेरा तो सवाल ये है कि अगर कोई मुआशी पॉलिसी दे देती है मौजूदा हुकूमत, परफॉर्मेंस दे जाती है, तो फिर क्या आपके ख्याल में अपोजिशन के पास इस वक्त कुछ नहीं है? ये जो कारकुनान आज पीडीएम के जलसे में मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी का जलसा, आपका ताल्लुक भी है मुल्तान से, मेरा ताल्लुक भी है, जनूबी पंजाब की सियासी नफ्सियात को हम समझते हैं, अब मुझसे बेहतर आप जानते हैं। ये जो लोग आए हुए हैं, क्या ये आना छोड़ देंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, बात यह है कि ये लोग आना तो उस वक्त छोड़ देंगे जब ये हुकूमत को परफॉर्मेंस अगर आउटपुट देती है। इस हुकूमत के पास अब आउटपुट देने के लिए कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आए रोज़ यहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है और सूरत हाल ये हो गई है कि मार्केट में एक दिन आप जाएं, चीज़ एक रेट पे मिलती है, 2 दिन के बाद आप जाएं, उसका रेट बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, ये तो मार्केट की जो मार्केट में जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं, उससे भी काम नहीं ले पा रही है हुकूमत। ये चीज़ें को रोकना, महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत का काम है या नहीं है? ठीक है, आलमी दुनिया में भी महंगाई हो रही है, कोरोना की वजह से भी महंगाई हो रही है, IMF की भी कुछ शराइत हैं, लेकिन क्या हुकूमत का ये काम नहीं है? ये जो 10, 12, 14 चीज़ें हैं गरीब आदमी के खाने पीने की, आटा है, चीनी है, दालें हैं, घी है, तेल है, ये तो चीज़ें कम अज़ कम आप सस्ती करें। बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगा हो रहा है, और गैस के बिल आ रहे हैं, गैस नहीं आ रहा। ठीक है जी, उसके बाद पेट्रोल महंगा हो रहा है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, ये सारी चीज़ें, ये जो हमारे एक वज़ीर रेलवे हैं, बहुत कहते हैं जी मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, अवाम का, और हर दफ़ा कहते हैं मैं कैबिनेट में, कल भी वो कहेंगे, कल भी कैबिनेट का इजलास हो रहा है, वो कल भी कहेंगे कि जी महंगाई हो रही है। भाई महंगाई हो रही है, उसका कोई हल बताया जाए। तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ, किसी प्लेटफॉर्म पे हल नहीं, किसी के पास इस महंगाई का, इस गुर्बत का, इस बेरोजगारी का कोई हल नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो आज 53 साल हो गए हैं, आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी तनज़ली की तरफ आई है, ऊपर नहीं गई। वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपना वो बुनियादी मंशूर, भुट्टो साहब का वो बुनियादी दस्तावेजात जो पीपल्स पार्टी की थी, उनको छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी ने 88 में आई, उसने निजकारी की, जबकि भुट्टो साहब जो थे वो निजकारी के खिलाफ थे, वो नेशनलिज्म, वो चाह रहे थे कि नेशनलाइज कर दी जाए फैक्ट्री, उन्होंने की, कौमी तवील में लिए बड़े बड़े इदारे। पीपल्स पार्टी ने आके कंप्रोमाइज़ किए, पीपल्स पार्टी ने आके आलमी साम्राज्य से कंप्रोमाइज़ किए, और उसका नतीजा ये हुआ कि पीपल्स पार्टी आज सिकुड़ गई है। लेकिन चौधरी मंजूर ने आज जो गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू से लगता है कि पीपल्स पार्टी फिर अपने पास एक प्रोग्राम लेके आ रही है और वो सोशलिज्म पर बात करना चाहती है। ठीक है, और मौलाना फजलुर रहमान की मौजूदगी में चौधरी मंजूर का सोशलिज्म की बात करना, मैं समझता हूँ ये भी एक पीपल्स पार्टी का पैगाम तो है। अब आपने बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है, इस पे 100% हर शख्स को एग्री होना चाहिए जो भी ऑनेस्टली ज़मीनी हक़ाइक़ को देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि आज पीडीएम के स्टेज पर मरियम नवाज साहबा थी, आसफा भुट्टो जरदारी साहबा थी, ज़ाहिर है बाकी जो 11 जमातें हैं, तमाम तर लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे, मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद हैं। एक बड़ा जलसा हुआ, यकीनी तौर पर एक तारीखी जलसा है, ये भी याद रखा जाएगा। लेकिन इससे एक तासुर लिया जा रहा है कि ज़ाहिर है बिलावल साहब की जो कोरोना की वजह से सूरत हाल है, जरदारी साहब खुद बीमार हैं, बख्तावर साहब भी ज़ाहिर है बिज़ी हैं, अभी उनकी एंगेजमेंट हुई है। तो मेरा सवाल ये है कि इसको यूँ लिया जा रहा है कि शायद आसफा ने कोई पॉलिटिकल इनिंग्स का आगाज़ कर दिया है, आज सियासी इनिंग्स का आगाज़ हुआ है आसफा भुट्टो जरदारी का। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये मैं देख रहा था, कई हमारे एंकर हजरात और टीवी चैनल्स ये सुबह से यही चला रहे थे जी उनकी सियासी एंट्री होगी, सियासी एंट्री होगी। देखें, ये ऐसा नहीं होता। सियासत में कौन सी एंट्री होती है? ये कोई फिल्म है जिसमें एंट्री होगी आपकी? देखें, बात यह है कि फिल्म तो शायद का खाना बासी साहब ने आज करार दिया कराची में, उन्होंने कहा आज मुल्तान की फिल्म आप देखेंगे तो आपको पता। देखिए, मैं आपको सियासत जो है, सियासत करने के लिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि आपने ये करनी है
और आपने अवाम के लिए कुछ करना है। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जितने बच्चे थे उसमें जो रोल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का रहा है, मीर मुर्तज़ा भुट्टो का रहा है, सनम साहिबा का वो नहीं रहा, उनकी बड़ी बहन थी। तो इसी तरह जो आसफ़ अली ज़रदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बच्चे हैं, उनमें मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफ़ा जो है वो पॉलिटिक्स में आ रही हैं, और वो ये इंट्री वाली बात नहीं है, ये वो पॉलिटिक्स करेंगी। उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया। देखें, आप पीपल्स पार्टी के लिए एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये मैंने एक दफ़ा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी कहा था कि पीपल्स पार्टी में जो भुट्टो की सीट पे बैठेगा उसे फिर सियासत में भुट्टो जैसी सियासत करनी पड़ेगी, और उसमें अंजाम भी भुट्टो वाला हो सकता है। फिर डरना क्या है, या तो आप वो सीट पे ना बैठे। लेकिन वो नजर नहीं आई ना सियासी जलसों में, आज उनकी पहली दफा देखें बात ये उनको वो इसलिए नहीं आई, इसलिए उनको भेजा गया है ताकि ये पीपल्स पार्टी का कोई यौम तासीस था तो उसमें भुट्टो ख़ानदान का कोई फ़र्द ना हो, तो ये मेरे ख्याल में ज़रा अच्छा नहीं था पार्टी कारकुनों के लिए। तो यौम तासीस था, इसलिए उनको भेजा गया, और फ्यूचर में वो आएंगी, पॉलिटिक्स करेंगी। अच्छा। देखें, पॉलिटिक्स तो अगर आपने करनी है, देखें पीपल्स पार्टी के पास और कोई रास्ता नहीं है कि सिवाय वो मज़ाहमत की सियासत करे। पिछले 53 साल में पीपल्स पार्टी के छोटे छोटे 2-4 इक़्तिदार छोड़ के बाकी सारी मज़ाहमत की सियासत है ना। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 35 साल पॉलिटिक्स है और 30 साल मज़ाहमत है, 5 साल इक़्तिदार है, तो ये अब मज़ाहमत तो उनको करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।